बच्चों, मैं डॉक्टर महेश कुमार पालीवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री, राजकीय कन्या महाविद्यालय चोमू। जैसा आप जानते हैं कि मैंने आपको कल जो मैं एमएससी फाइनल का पेपर पढ़ाऊंगा उसका सिलेबस भेजा था, और उस पेपर का नाम है एप्लीकेशन ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी, फोटोकेमिस्ट्री एंड सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री। उसके अलग यूनिट थे जिसमें मैंने आपको बताया अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, इंफ्रारेड और वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये जो हैं वो यूनिट फर्स्ट के पार्ट है। यूनिट सेकंड में जो आता है वो मॉशबोर है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी है, ऑप्टिकल ओआरडी और सीडी है, और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस हैं। थर्ड यूनिट में एनएमआर है, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी है। जो फोर्थ यूनिट है वो फोटोकेमिस्ट्री की है, फोटोकेमिकल जो रिएक्शंस हैं उसके बारे में है। और जो फिफ्थ यूनिट जो है वह सॉलिड स्टेट रिएक्शंस की है। तो ऐसे अपन इसके बारे में पढ़ेंगे। मैंने बुक्स की लिस्ट भी आपको इसके साथ अटैच की है, तो आप वो देख लीजिएगा। अब अपन बात करते हैं सबसे पहले स्पेक्ट्रोस्कोपी की। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ने के लिए, जैसा कि फर्स्ट यूनिट है अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ने के लिए हमें पहले उसमें जो टर्म्स काम में आती हैं वो पढ़ना चाहिए। स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है उसके बारे में पढ़ना चाहिए। सो स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है उसकी डेफिनेशन हम बताते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी इज ए टेक्निक बाय विच कैन टेक ए नंबर ऑफ फोटोग्राफ्स of a species from different angle. It is very important in structure elucidation of molecule। यानी कि स्पेक्ट्रोस्कोपी एक ऐसी टेक्निक है जिसके द्वारा हम किसी मॉलिक्यूल के अलग अलग एंगल से फ़ोटोग्राफ ले सकते हैं और उसकी संरचना के बारे में बता सकते हैं। जैसा कि हम किसी व्यक्ति की कैमरे से फ़ोटो लेते हैं अलग अलग एंगल से और उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बता सकते हैं कि उसकी हाइट कितनी है, उसने कैसे कपड़े पहन रखे हैं, उसका चौड़ाई कितनी है, वो है, ये सारी जो उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो बता सकते हैं हम। स्पेक्ट्रोस्कोपी मुख्य रूप से इसको स्पेक्ट्रोस्कोपी में मॉलिक्यूल्स में विभिन्न प्रकार के ट्रांजिशंस होते हैं, और ये ट्रांजिशन अलग अलग एनर्जी लेवल्स में होते हैं जैसा आप जानते हो। इन एनर्जी लेवल्स में जो परिवर्तन होता है वो क्वांटम यांत्रिकी के नियमों की अनुपालना के आधार पर ही ऊर्जा का अवशोषण, उत्सर्जन होता है और उसके आधार पर परिवर्तन होते हैं। जैसे अलग अलग एनर्जी लेवल्स मैंने आपने थर्ड ईयर में या पहले भी पढ़ा होगा कि रोटेशनल एनर्जी लेवल, वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल, इस प्रकार से अलग अलग एनर्जी लेवल्स होते हैं जो जिनमें ट्रांजिशन होता है या क्वांटम नंबर का चेंज होता है तो वो क्वांटम यांत्रिकी के नियम के अनुसार होता है तथा सिलेक्शन रूल्स के नियमों की अनुपालना करता है, चयन के नियमों की अनुपालना करता है। ये विशेष रूप से आपको, जैसा मैंने आपको थर्ड ईयर में या आपने थर्ड ईयर में पढ़ा होगा। अब हम टर्म्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आती है इसमें वेवलेंथ। वेवलेंथ जिसको लैम्डा से एक्सप्रेस करते हैं। और वेवलेंथ क्या होती है, जैसा आप देख रहे हैं, दो कंटिन्यूस या कंजक्टिव मैक्सिमा और मिनिमा के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो वेवलेंथ कहलाती है किसी वेव के लिए। और मैंने जैसा आपको इसकी यूनिट जो होती है एंगस्ट्रम होती है, मीटर हो सकती है, सेंटीमीटर हो सकती है, नैनोमीटर हो सकती है। एक एंगस्ट्रम जो होती है 10 मीटर के बराबर होती है, 10⁻⁻8 सेंटीमीटर के बराबर होती है, 10⁻⁻1 नैनोमीटर के बराबर होती है। माइक्रोमीटर जो होता है वो 10⁻⁻6 मीटर के बराबर होता है। नैनोमीटर और माइक्रोमीटर जो होता है 10⁻⁹ मीटर के बराबर होता है। अब हम उसके बाद बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की। फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट से एक निश्चित समय में, एक यूनिट टाइम में कितने वेव साइकिल्स गुजरते हैं वह उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। द नंबर ऑफ कंप्लीट वेव साइकिल्स विच पासेस थ्रू ए पर्टिकुलर पॉइंट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। और इसकी जो यूनिट होती है वह CPS होती है, साइकिल पर सेकंड, और इसको हर्ट्ज में भी अपन बता सकते हैं।
उसके बाद आता है वेव नंबर। वेव नंबर जैसा आप देख रहे हो न्यू बार से रिप्रेजेंट करते हैं, और नंबर ऑफ वेव साइकिल्स इन वन वेव नंबर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितनी वेव्स हैं, कितनी वेव साइकिल प्रेजेंट है, वह उन वेव साइकिल्स की जो कुल संख्या होती है वो वेव नंबर कहलाती है, और इसकी जो यूनिट होती है वह सेंटीमीटर इनवर्स होती है। अब हम बात करते हैं रीजन्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के कितने रीजन होते हैं, या सबसे पहले मैं आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बताता हूँ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है कि अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एक निश्चित क्रम में अरेंज कर दें, वो चाहे एनर्जी के आधार पे हो, वो चाहे फ्रीक्वेंसी की बेसिस पे हो, वो चाहे वेवलेंथ के बेसिस पे हो, वो चाहे वेव नंबर के बेसिस पे हो, तो उनको अगर अरेंज कर देते हैं और उससे हमारे को जो अरेंजमेंट प्राप्त होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहलाता है। इससे पहले स्पेक्ट्रम की भी हम आपको स्पेक्ट्रम बाद में बताऊंगा, और इन रीजन्स के बारे में आपको बताता हूँ। मैंने आपको यहाँ पर रीजन्स बता रखे हैं, जैसा आपको दिख रहा है। ये रीजन्स जो है वह वेवलेंथ के बेसिस पे मैंने अलग अलग रीजन बताए हैं। सबसे पहले कॉस्मिक रे, फिर उसके बाद गामा रे, एक्स रे, अल्ट्रावायलेट विजिबल रेज, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और रेडियो वेव्स। इस प्रकार से मैंने आप इसको अरेंज करके बताया। मुख्य रूप से आप यहाँ पर एक्स रे और रेडियो वेव्स तक याद रख सकते हो। एक थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि आपने एक्स रे कभी किसी को करते हुए देखा होगा, तो एक्स रे जो होता है वो एक्सरे मशीन, जो एक्सरे लेने के लिए एक्सरे मशीन जो होती है अपने को पास लानी पड़ती है। इसका मतलब उसके लिए फ़ोटो खींचने के लिए हमारे पास जो वेवलेंथ होती है वो सबसे कम होती है। और रेडियो वेव्स जो होती हैं वो ऐसी वेव्स होती हैं जो हमारे को इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, जैसे रेडियो में हमारे को सिग्नल्स प्राप्त करने के लिए, टेलीविज़न में सिग्नल्स प्राप्त करने के लिए, और वो जानते हो सिग्नल कैसे प्राप्त होते हैं। सिग्नल जो होता है वो किसी पर्टिकुलर जगह से सैटेलाइट को भेजा जाता है, और सैटेलाइट से फिर हमारे टीवी रेडियो में सिग्नल प्राप्त होते हैं। इसका मतलब रेडियो वेव्स की जो होती है वेवलेंथ सबसे अधिकतम होती है। अब आपको 3 चीज़ और याद रखनी है, अल्ट्रावायलेट विजिबल, इंफ्रारेड और माइक्रोवेव। देखिए माइक्रोवेव, चूँकि माइक्रोवेव जो है वो रेडियो वेव्स के पास में आती है, तो रेडियो वेव्स की वेवलेंथ सबसे अधिक होती है, तो इनकी एनर्जी सबसे कम होगी, क्योंकि आपको जैसे ऊपर दिख रहा है E=H होता है, E=H जहाँ E ऊर्जा है और न्यू फ्रीक्वेंसी आप जानते हो, और E=hc/λ होता है। और इसका मतलब हमारे पास जो आवृत्ति और एनर्जी में जो रिलेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का है, बल्कि एनर्जी और वेवलेंथ में जो रिलेशन है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का है। इसका मतलब माइक्रोवेव की एनर्जी जो होती है वो बहुत कम होती है, क्योंकि वेवलेंथ ज़्यादा होती है। इन तीनों की बात कर रहा हूँ, अल्ट्रावायलेट विजिबल, इंफ्रारेड और माइक्रोवेव की। इसका मतलब इसमें अगर हम इस रीजन की एनर्जी किसी मॉलिक्यूल को देंगे तो उसमें ऐसा प्रोसेस होगा जिसके लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो माइक्रोवेव में रोटेशन होते हैं, इंफ्रारेड में वाइब्रेशन होते हैं, क्योंकि वाइब्रेशन के लिए रोटेशन से अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और अल्ट्रावायलेट विजिबल में जो होते हैं वह क्या होते हैं, अल्ट्रावायलेट विजिबल में हमारे पास जो होता है वह ट्रांजिशंस होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस, और ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो मोटी मोटी बात हम ये कह सकते हैं कि एक्सरे और एक्सरे की वेवलेंथ सबसे कम होती है, रेडियो वेव्स की वेवलेंथ सबसे अधिक होती है। अल्ट्रावायलेट विजिबल की जो है वेवलेंथ एक्सरे से ज़्यादा होती है, पर उसकी एनर्जी जो होती है वह कम होती है। इंफ्रारेड की उससे ज़्यादा वेवलेंथ होती है, एनर्जी और भी कम होती है। माइक्रोवेव की एनर्जी इंफ्रारेड से कम होती है और उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है। और एक मोटा मोटा आप याद करने का तरीका भी ध्यान दो तो आप ऐसे कर सकते हो, मैंने इसको 3 के डिफरेंस से अरेंज कर रखा है, तो आप ऐसे याद कर सकते हो उसको कि देखिए 10⁻⁻2 से 10 तक है गामा रेज है, फिर एक्सरे है 10⁻10 से 3 से है, अल्ट्रावायलेट विजिबल है 2000 से
8000 एंगस्ट्रॉम या 2000 से 4000 अल्ट्रावायलेट, और विजिबल जो है वो 4000 से 8000 या 7600 एंगस्ट्रॉम तक। उसके बाद 10 की घात 3 से लेकर 10 की घात 6 तक इंफ्रारेड, और 10 की घात 6 से 10 की घात 9 तक माइक्रोवेव्स, और फिर रेडियो वेव्स 10 की घात 9 से 10 की घात 12 और 13 कोई भी मान सकते हो इसको। तो 3 की पावर का डिफरेंस है, यानी कि 1000 एंगस्ट्रॉम का जो है वो 10 की घात 3 का जो है वो डिफरेंस ऐसे पावर में जो चलता जाएगा। अब आती है स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम क्या होता है? स्पेक्ट्रम बेसिकली एक ग्राफ होता है जो 2 यूनिट के बीच में किसी भी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की कोई भी यूनिट ले लो, वो भाई चाहे एनर्जी हो, चाहे फ्रीक्वेंसी हो, चाहे वेवलेंथ हो, और चाहे वेव नंबर हो, उसका परसेंटेज ट्रांसमिटेंस और परसेंटेज एब्जॉर्बेंस के बीच में जो प्लॉट होता है, जो ग्राफ होता है, वही क्या कहलाता है? स्पेक्ट्रम कहलाता है। अब स्पेक्ट्रम 2 प्रकार के होते हैं, इमिशन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। इसके बारे में मैं बहुत ज़्यादा जाऊंगा नहीं, क्योंकि आपको इतना बेसिक्स पता होगी। इमिशन जो स्पेक्ट्रम होता है उसमें जो लाइट एमिट होती है उसको अपन रिकॉर्ड करते हैं, और एमिट लाइट जो होती है उसके लिए रिकॉर्ड करने के लिए हमारे को डार्क सरफेस की आवश्यकता होती है। अतः हम जो ये स्पेक्ट्रम होता है उसके लिए काली सतह पर चमकीली रेखाएं होती हैं, और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम जो होता है वह चमकीली सतह पर काली रेखाएं होती हैं। इमिशन और एब्जॉर्प्शन दोनों ही प्रकार के स्पेक्ट्रम कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होते हैं। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम वो होते हैं जिनमें स्पष्ट सीमा विभाजन नहीं होता है। डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम वे होते हैं जिनमें एक स्पष्ट सीमा विभाजन होता है। जैसा इंद्रधनुष विबग्योर आप जानते हो, तो विबग्योर में हम ये नहीं बता सकते कि कहाँ से ब्लू ख़त्म हुआ और कहाँ से ग्रीन स्टार्ट हुआ, या कहाँ ग्रीन ख़त्म हुआ और कहाँ ब्लू स्टार्ट हुआ। मतलब देयर इज़ नो स्पेसिफिक डिफरेंस बिटवीन 2 कलर्स और 2 लाइंस। इस प्रकार के जो स्पेक्ट्रम होते हैं वो कंटिन्यूस होते हैं। कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस दोनों ही लाइन और बैंड स्पेक्ट्रम होते हैं। लाइन स्पेक्ट्रम को एटॉमिक स्पेक्ट्रम भी कहते हैं, क्योंकि अलग अलग लाइन होती हैं, जबकि बैंड स्पेक्ट्रम में एक लाइनों का समूह होता है जिसे बैंड कहते हैं। बैंड स्पेक्ट्रम को हम मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम भी कह सकते हैं, और हमारे सिलेबस के आधार पर हम बैंड स्पेक्ट्रम को अलग अलग भागों में बांट सकते हैं। मैंने यहाँ पे उदाहरण दिए हैं: रोटेशनल स्पेक्ट्रम, वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रॉनिक अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रम। इसके आगे फिर सिलेक्शन रूल के बारे में मैं आपको कल पढ़ाऊँगा, इसको पढ़िएगा और उसके बाद आगे की बात करते हैं। धन्यवाद।